इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मेरी ज़िंदगी का सच सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू। आपने लास्ट वीडियो सुनी होगी, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, पार्ट 157 में नींबूघेर निवासी रविंदर शर्मा के बेटे पुष्पी शर्मा उर्फ पुष्पी की हरकत, जो उसकी जो हरकत थी कि एक बुआ जी की फ्लैट पर ले जा करके मुझे नशा पिला करके और मेरे साथ शारीरिक संबंध बना करके और मेरी वीडियो बना करके पूरी ज़िंदगी मुझे ब्लैकमेलिंग करने का, मानसिक टॉर्चर देने का, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने का और प्रॉपर्टी और पैसे की डिमांड करना, ये इसका मकसद था, जो ये कामयाब नहीं हो पाया उस क्षेत्र में। हम पे कृपा रही बाबा जी की, महादेव की, तो उन्होंने हमें बचाया, सद्बुद्धि दी, अकल आई। ठोकरे खा खा के ही अकल आती है, तो अकल आई। आज उस एक और मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ा आपके सामने एक और सच लेके आई हूँ। इससे पहले आप ये सुन लीजिए, मैं कौन? मैं ईशा बेरी, पत्नी सचिन बेरी, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जिसे ये सुननी है तो वो सुन सकता है इस वीडियो को, नहीं तो आगे शेयर करें, हो सकता है किसी के काम आए। ये भी मेरी ज़िंदगी से एक जुड़ा हुआ सच है। आप लोगों के बीच में मैं इसलिए सच डालना चाहती हूँ कि आपको मेरी ज़िंदगी का सच पता होना चाहिए कि मेरे साथ अगर जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। ये सच ऐसा है कि मैं नींबूघेर में ही रहती थी, आपको पता ही है, तो मेरा 2-4 लोगों से कभी कभी बोलना चालना रहता ही था। मोहल्ले में जब सब रहते हैं तो बोलते भी हैं, तो मेरा घर से आना जाना जो था वो पूनम बुआ, मंदाकिनी जैन वालों की बहन पूनम जैन, वो भी इस दुनिया में नहीं है, हमारे ईश्वर के पास जा चुकी है वो। लेकिन मैं उससे एक जुड़ा सच डालना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में। जब मैं उनके घर में आना जाना रखती थी तो अचानक से उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया। वो ऑफ़र ये दिया कि भाई तेरे अंदर इतनी काबिलियत है, जैसे कहते हैं ना बटरिंग करना, मक्खन लगाना, तेरे अंदर इतनी काबिलियत है, पढ़ी लिखी है, सारे दिन घर में झाड़ू पोछा बर्तन मम्मी का करती रहती है, तो और तेरे को शौक़ भी है समाज सेवा करने का, तो क्यों ना मैं तुझे समाज सेवा का एक NGO में जोड़ दूँ। मैंने कहा लाभ क्या है? बोले कि लाभ ये है कि वो उस कार्ड्स की ना उस कार्ड्स की बहुत वैल्यू होती है, और वो वैल्यू ऐसी भी है कि उन दिनों में हमारे चाचा से अनबन थी, और चाचा से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो रहा था। जो हमारी दादी ने हमारे हिस्से बांट दिए थे, हमारे पापा को हिस्सा दे दिया था, तो वो हिस्से में वो जो हिस्सा हमारे अंडरटेकिंग आया, वो हिस्सा खाली चाचा हमारे नहीं कर देते, स्वर्गीय विनोद कुमार अरोड़ा जी, वो भी अपनी पत्नी निर्मल अरोड़ा के कहने पे, क्योंकि ये भी ऐसे खानदान से आएंगे जहाँ उनके संस्कार ऐसे दिए गए हैं इन्हें कि सबको हड़प लो। ये उस टाइप की औरतें होती हैं, उन्हें ये नहीं रहता कि बंटवारे बराबर होने चाहिए, लेकिन इनको ये रहता कि अकेले अकेले खा लो, ठीक है ना। तो फिर इस वजह से एक ये भी लालच आया, और दूसरा फिर बुआ जी ने बताया कि मानव अधिकार के कार्ड की बहुत वैल्यू होती है। आप इस कलम से, आपके पास कार्ड होगा तो आप सामाजिक हेल्प बहुत आसानी से करेंगी, और दुनिया की भी मदद कर सकती है, पुलिस भी आपकी मदद करती है, और आपको इसकी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, मेडिसिन में डिस्काउंट भी मिलता है, हॉस्पिटल में जल्दी से डॉक्टर आपको सबसे पहले देखते हैं। ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ इन्होंने मुझे बताई। अपने को तो एक लालच आ गया कि चलो भैया समाज सेवा करने का एक मौका मिल रहा है, क्यों ना एक कलम मिल जाए, तो मैंने यस कर दिया। और दूसरा मेरे को ये भी लगा था कि चलो मेरे को जैसे चाचा वो कब्जा खाली नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक NGO के माध्यम से अपने वो कमरे खाली करा करके अपने पिताजी को वो हक दिलाऊं। मेरे ये 2 मकसद थे, एक तो समाज सेवा और एक पिताजी को उनका हक दिलाना। तो समाज सेवा इसीलिए मैं गाना गा रही थी कि इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना,
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो सेवा चाहे वो भगवान की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे बर्ड्स की हो, चाहे अपने परिवार की हो, चाहे सामाजिक हो। दुनिया में आए हैं तो कुछ तो करते जाना चाहिए। तो मैंने यस कर दिया। और फिर उसके बाद अगले दिन मेरी फ्रेंड दुर्गा मेरे घर आई हुई थी। क्या प्लानिंग थी, क्या साजिश थी, चलिए आप देखते हैं। मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड दुर्गा भी थी, और दुर्गा मेरे घर में आना जाना रखती थी। जो जाट धर्मशाला हरकी पौड़ी पे है, वो वहाँ रेंट पे उनको कमरा दे रखा था। उनके पापा वहीं हमेशा रहते थे। तो उन्हीं के ठीक सामने रघुवंश मोहल्ला है, जहाँ हमारी रूमा बेरी, मधु खुराना, इनकी सारी बहनें वहाँ रही है। और दुर्गा इनको बचपन से अच्छी तरह से जानती थी। ये तो मुझे बात शादी की बात पता चला, ये राज, वो भी जब मैं इसके हाथों से भी बर्बाद हुई। ये वही वाली हो गई कि मेरी ही बेस्ट फ्रेंड होकर के मेरे दिल पे ही, मेरे पीठ पीछे खंजर मारा है इसने। तो ये रूमा बेरी के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। और उसके बाद इसने मुझे नहीं बताया। मुझे तो अब पता चला ना, जब अपनी नैया डूब गई तब पता चला। तो उसके बाद ये मेरे घर आई हुई थी। तो अचानक से बुआ जी का फ़ोन आया कि वो घर आना काम है। तो मैंने दुर्गा को भी साथ लिया। मैंने कहा चल तू मम्मी के पास बैठ के क्या करेगी, और तू और मैं ज़रा 2 मिनट बुआ जी के पास चलते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि अगर मेरी फ्रेंड मेरे साथ होगी तो थोड़ा साहस मिलता है ना। तो मैं इसको इस लालच में भी लेगी। मैं कहा चल बुआ जी के घर जाना है, काम है। अब ये वहाँ पे भी थी, और वहाँ पे एक लड़का आया, उसने मानव अधिकार के फॉर्म रखे हुए थे, जिसमें एक कंडीशन थी कि आप अगर मानव अधिकार के सदस्य बनेंगे तो 2100 रुपये देंगे, और अगर आपको पद पर बैठना है तो आपको 5100 रुपये देने पड़ेंगे। अब बेनिफिट तो मुझे पूनम बुआ जी ने बताया कि भाई अगर तू पद लेगी तो पद से तो तेरा सारे काम होंगे, तू की लेटर पे भी साइन कर सकती है, तेरे को अथॉरिटी मिलेगी। तो अपने को लालच आ गया, मैंने 5100 रुपये दिए और मैंने फॉर्म भर दिया। ये मेरी फ़ोटो, मेरी ID, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा सब कुछ ले गया था ये लड़का। ये पूनम बुआ जी का अरेंज किया हुआ था, बल्कि और कोई मैंने टीम के सदस्य नहीं देखे। वो उस वक्त वो फॉर्म भर गया। उसके बाद कुछ 10-12 दिनों बाद ये टीम से मुझे मुलाकात हुई। तो वो मुलाकात कहाँ हुई? हाँ, तीर्थ होटल हड़की पौड़ी पे। तीर्थ होटल हड़की पौड़ी पे, जहाँ पर मुझे सदस्य मिले हमारे सीएम ही बोलते हैं ना, उत्तराखंड के चेयरमैन जो लक्सर में रहते हैं, माननीय नितिन चौधरी उर्फ नीलू, ये उत्तराखंड के चेयरमैन थे। और उसके बाद वाइस चेयरमैन हमारे थे ध्रुवशवाल जी। और फिर उसके बाद कोषाध्यक्ष खेमचंद भोला। खेमचंद भोला जो थे, वो जो हड़की पौड़ी से आप नीचे पीछी गली में जो आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक मिठाई, ब्रजवासी मिठाई वाले, उनके पास वो काम करते हैं, वो खेमचंद भोला, ठीक है। और इन्हीं की शॉप के जो गोविंद अग्रवाल जी, जो बिल्केश्वर कॉलोनी में रहते हैं, वो हरिद्वार के जिला अध्यक्ष थे। तो मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया था। ये टीम वर्क का काम होता है। जो ये जिला अध्यक्ष थे गोविंद अग्रवाल जी, और मैं जिला उपाध्यक्ष थी, और खेमचंद भोला ये कोषाध्यक्ष थे, और शिवालिक नगर के एक दीपक धीमान थे, और मार्केट के कोई एक सीमा, एक कमलेश, जो कमलेश दीदी, जो पालीवाल, जो हाथी खाना है, हाथी खाना को रोड क्रॉस कर लो, उसके सामने पालीवाल डॉक्टर का जो क्लिनिक है, उसमें वो इंजेक्शन लगाने वाली क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगाने वाले जो हेल्पर होते हैं, वो थी। और उनकी बहनें भी थी इस टीम में। और जो पंकज सूरी हैं, जलज सूरी हैं, पम्मल सूरी आंटी हैं, इनकी जो बुआ जी है, पप्पू बुआ जी, जिसे मोस्टली फेमस नाम पार्टनर के नाम से भी कहते थे कि पार्टनर की वाइफ जा रही है, तो ऐसे कुछ बोलते थे। तो पार्टनर मैंने देखे नहीं है आज तक उनके पार्टनर भी, लेकिन इस नाम से वो फेमस थी। और वो भी हमारे साथ पप्पू बुआ जी थी। पूनम बुआ जी भी हमारे साथ थी। पूनम बुआ जी को सचिव बनाया हुआ था, और उसके जो हम पद पे थे, तो अपनी अपनी टीम भी स्ट्रक्चर बनाना था। ये उनका टीम वर्क का कार्य था। और तो और तीर्थ होटल में जो मैनेजर थे आदेश मारवाड़ी ज्वालापुर के, ये भी थे। और भी अन्य थे जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं फेस से अच्छी तरह जानती हूँ कि टीम वर्क काफ़ी बड़ा था।
और एक कोई रानीपुर मोड़ के विकास तिवारी पत्रकार भी थे। ये सब हमारे ग्रुप में थे और जिसके कारण इन लोगों ने मुझे जोड़ा। ध्यान से सुनिए, ये नाम मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ना क्योंकि ये साजिश प्लानिंग मुझे ये शादी के बाद की नहीं लग रही है, अब ये मुझे ये बहुत पुरानी लग रही है। तो ये जो प्लान इन्होंने तैयार करा था मिलकर के, क्योंकि पूनम बुआ जी का तो भाई जो एक और मंदाकिनी जैन भैया से जो एक और है सुभाष जैन जी अखाड़े में बैठने लगे थे और कुछ रिश्ते के स्टैम्प वगैरह पेपर जो करते हैं फॉर्मेलिटीज उसके लिए वो करते थे। तो उसने बोला था कि मेरा भाई अखाड़े में बैठने लगा है एकता सूर्य आंटी के साथ। और एकता सूर्य आंटी भी आपको मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि वो पूनम जैन की भी फ्रेंड थी और मेरी बड़ी बुआ पिंकी वडेरा की भी बहन थी, जिसने हमें बहुत बहकाया था कि तुम्हें अखाड़ा निकाल देगा प्रॉपर्टी से और ये 5 लाख रुपए में मुझे दे दो। तो ये इनका ग्रुप ऑफ गैंग था। तो उसके बाद जब मैं जुड़ी मैंने अपना ईमानदारी से टीम वर्क किया और जिसमें कि आदेश मारवाड़ी जी का भी ये कहना था कि ईशा एक ऐसी वेश्या और देह व्यापार लड़की है। ये आदेश मारवाड़ी जी के लफ्ज थे मेरी अनुपस्थिति में, जिसके कुछ और लड़कों के माध्यम से मुझे पता चला था कि मैं जब उस दिन मीटिंग अटेंड नहीं करी थी तो आदेश मारवाड़ी जी ने मेरे चरित्र पर दाग उठाया था। आखिर क्यों? सुनिए, क्योंकि मेरी मम्मी तीर्थ होटल में जाने लगी थी और वहाँ ये आदेश मारवाड़ी जी मेरी मम्मी को चाय नाश्ता बढ़िया सा फ्री में कराते थे। याद आया आदेश मारवाड़ी जी? मैंने कई बार नोटिस किया मेरी मम्मी मुझे बिना बताए हड़की पौड़ी की तरफ जाती थी और जब मैं इनका पीछा करती थी उस वक्त जब मैं टीम में जुड़ गई थी तो ये आदेश मारवाड़ी जी के होटल में जाती थी, वहाँ खा पी कर अपना पेट भर के वो आ जाती थी। उनको तो मजा आता था। अच्छा नाश्ता फ्री में किसे बुरा लगता है भाई? किसी को नहीं लगेगा बुरा। अब हमारी मम्मी तो चटोरी थी खाने पीने में, तो जहाँ जिसकी जो कमजोरी होती है वो बंदा उसको पकड़ता है। हमारी मम्मी चटोरी थी खाने में तो उसको पकड़ लिया, उसे खिलाया पिलाया अच्छा खाना, होटल का, वो भी तीर्थ होटल का खाना आसान कोई है, वो खाना खिलाया और उनके दिमाग में जहर भरा मेरे खिलाफ और मैनिपुलेशन किया काफ़ी, जिससे हमारी मम्मी धीरे धीरे हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगी और हमारे से नफरत करने लगी और हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगी। ये था इनका मकसद। अब यहाँ से ये चैन जोड़ लीजिए ये कैसे हुआ। उसके बाद जब मैं टीम में आना जाना करने लगी तो कुछ सरों का पूनम जी के घर में भी आना था, जैसे हमारे चौधरी साहब हो गए, नितिन चौधरी जी हो गए, ध्रुव अशवाल हो गए और एक अनिल चौधरी भी हैं। मतलब काफ़ी लोग थे जो जिनके नाम मैं जानती हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ। तो पूनम जी के घर में वो घर में आते थे, वहीं पे मीटिंग होती थी, क्योंकि मेरे घर में तो मम्मी को लेकर के तो विवाद ही हो जाता था, तो कोई मीटिंग का सवाल ही नहीं उठता था कि कोई मेरे घर में कर ले। एक बार पप्पू आंटी ने भी खाना किया था हमारे सर का। तो उसके बाद मैंने जब ये सिचुएशन रखी कि भाई मेरे घर में ऐसा विवाद चाचा को लेकर चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम तुम्हारा मकान हम खाली करवाएंगे, हम मकान खाली कराएंगे। और दुनिया जानती भी है कि मेरा मकान खाली भी हुआ था ना आप लोगों के बीच में। अब ये कैसे हुआ, चाचा को किसने धमकी दी, चाचा को किसने क्या किया, या चाचा भी इन्वॉल्वमेंट थे इसमें, आई डोंट नो, ठीक है। और अचानक से मानव अधिकार में जुड़ने पे ये मकान खाली हुआ। लेकिन ये कब, ये तो जान लीजिए कब। मेरे पापा की जीते जी नहीं खाली हुआ, मेरे पापा की मृत्यु के बाद खाली हुआ, ठीक है। विवाद तो उसी पे था जब चाचा ने इतना कुछ जलील मेरे पापा को कर दिया। एक छोटा भाई बड़े भाई की बेइज्जती करेगा, जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था अंदर ही अंदर, और जब उसने गलत लफ्ज और गलत अब्यूज किया मेरे पापा को, तो मेरे पापा को दिल से बात लग गई और वो हार्ट अटैक आ गया। और सब साथ में साथ इनके ग्रुप में अब मैं और बताती हूँ, जो हड़की पौड़ी में अनमोल पंडित जी हैं, जिनकी वीडियो में भी एक पर्सनली डालूंगी, जिन्होंने कहा था कि दोनों बहनें कभी टेबल पे नहीं बैठेंगी और मेरी पुलिस में बहुत अच्छी है, 20 लाख रुपए लो और साइड हो जाओ। अभी उनका भी चैप्टर डाला जाएगा। ये अनमोल पंडित जी हड़की पौड़ी पे हैं और उनकी फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आगे डाल रखी है। जो देखने में इच्छुक है वो जा करके देख सकते हैं, मैंने नाम के साथ ही डाला हुआ है उनका।
और उसके बाद इन्हीं अनमोल पंडित, देखो अनमोल पंडित जी हड़की पौड़ी के, तो आदेश मारवाड़ी जी से भी लिंक इनके थे। तो आदेश मारवाड़ी जी से जब लिंक, हमारे राहुल बेरी जेठ से भी थे और अनमोल पंडित जी के भी जेठ से थे, क्योंकि तीरथ होटल में जो यात्री आते थे तो चार धाम यात्रा के लिए जो बुकिंग और व्यवस्था की जाती थी वो राहुल बेरी के द्वारा की जाती थी। अब आप दिमाग लगा लीजिए कि प्लानिंग किसकी थी, क्या थी, ये ग्रुप क्यों मिला, अचानक से मुझे मानवाधिकार में मुझे क्यों चुना गया, आखिर क्यों। और जो आदेश मारवाड़ी जी का कहना है कि मैं एक वेश्या हूँ और मैं देह व्यापार हूँ, तो तुम लोगों ने जब मुझे ज्वाइनिंग किया तो क्या इसीलिए किया था कि मैं तुम सबके बिस्तर गर्म करूँ, या मैं तुम्हारे काम आऊँ, या तुम्हारे काम के लिए मैं बड़े बड़े नेताओं के पास जाऊँ, क्योंकि सबसे बड़े इनकी और भी सर हैं दिल्ली में, दुर्गा प्रसाद तिवारी इंटरनेशनल सीएम। तो इन लोगों ने मुझे इस मकसद से चुना था, या मेरे पापा की प्रॉपर्टी खाली कराने के बाद वो हड़पने की साजिश थी, या इसलिए चुना था, या मुझे बदनाम करना था कि मानवाधिकार में ये जाती है तो ये हमारे साथ एक वेश्याकृति का काम करती है, क्या ये इसलिए चुना था, आखिर क्या था ये माजरा। और मेरे ही साथ एक बेस्ट फ्रेंड मेरी दुर्गा लगा दी गई थी जो खड़खड़ी में रहती है, और वही दुर्गा मेरी सास की एकजुट गांठ निकली, लेकिन समय बहुत निकलने के बाद पता चला कि ये इनकी टीम की थी और मेरे ही पर्सनल राज इसने शेयर करे हैं और मैनिपुलेशन माइंड गेम किया है मेरे साथ। चलिए, इनको तो ईश्वर भी देखेंगे और सबको अपने कर्मों की सजा भी मिलेगी। लेकिन ये मैं आपके बीच में ये सच डालना चाहती थी कि मैं मानवाधिकार में जब जुड़ी उसके बाद मुझे एक अंदर से भी एक एहसास था कि चलो कोई नहीं, सुरक्षा भी अपनी होती है। मेरे को बड़ी खुशी थी, मैं समाज सेवा भी करूँगी लोगों के बीच में, मुझे अच्छा लगता था ये करना। यही मेरी कमजोरी पूनम जी ने पकड़ ली थी कि इसको जब फंसाना है तो ये इस लालच में जरूर फंसेगी। वो कहते हैं ना कि मछली को आटा डाल दो तो मछली एकदम सामने आ जाती है आटा खाने। तो इन्होंने मेरी ये कमजोरी पकड़ी और कि इसको ये वाला काम करने का बड़ा शौक है, तो क्यों ना इसको इसी में फंसाया जाए। आज तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया था तो वो उसका भुगतान भी करके गई है। ईश्वर की मार तो उन्होंने भी खाई है। अब ये मुद्दा ये बनता है कि जब मैंने टीम वर्क में जुड़ी हूँ तो फिर भी मेरे पास जब पुलिस आती थी, आखिर क्यों आती थी, क्यों ना मेरा बचाव हुआ जाता, क्यों नहीं मेरे सवाल कोतवाली में उठाती थी ये टीम वर्क, क्यों नहीं ये पुलिस से बात मेरे पक्ष में करते थे, क्यों नहीं किया इन लोगों ने, क्या था माजरा। अगर मेरे पास जब मानवाधिकार की टीम थी तो उसके होते हुए भी मेरे घर में पुलिस रात को मुझे परेशान करने आ जाए अननेसेसरी, बिना लेडीज पुलिस के, बिना क्राइम के, बिना गलती के, मेरी मम्मी के 1 मिनट पे कहने पर मेरे घर में पुलिस रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मेरी मम्मी तो बावली थी, आप लोगों को पता है, वो पूरी पूरी रात बोलती थी। जब उन्हें गुस्सा आता था वो उठती थी और सीधा कोतवाली जाती थी और रात को ही पुलिस आ जाती थी और बड़ी जल्दी आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पुलिस मानसरोवर होटल पे ही बैठी हुई है। तो वो इस तरह से, और कभी कभी तो वो चौकीदार भी ले आती थी मोती बाजार के, वो भी आ जाते थे और सबके सब मेरे को ही टॉर्चर करते थे कि तू गलत है, तू अपनी माँ से लड़ती है, तू अपनी माँ को परेशान करती है। इतना मुझे टॉर्चर कर दिया था कि मेरे को मन करता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इतना मजबूर इन लोगों ने किया, मैं नहीं कर पाई, मैं अपनी जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी, लेकिन मेरी बहन हिमानी अरोड़ा ने आत्महत्या करी थी। आगे इसका भी खुलासा पूरा करूँगी मैं। मेरी बहन तक को हम दोनों को इतना टॉर्चर किया गया कि हमें आत्महत्या करनी पड़ी। पर टॉर्चर करा किसने? एक तो हमारी मम्मी ने, दूसरा हमारे पुष्पिंदर भाई ने। जब मैं मानवाधिकार में जुड़ी तो इसको चुल भी मच के इसने कहा, अरे ये क्या हो गया, ये तो मानवाधिकार में जुड़ गई। अब वो कहते हैं ना शाहरुख खान की फिल्म तू है मेरे किरण, ये तो इनसिक्योर हो गया, ये तो नार्सिसिस्ट पर्सन था। इसको ये लगा अरे इसको तो और भी अच्छी अच्छी लड़की मिल जाएंगे, ये क्या हो गई, तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। जब ये टीम वर्क में जुड़ी हुई है तो मैं इसको कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से इसने मुझे रोज गाली देनी शुरू कर दी, शराब पी करके। इसके पापा ने भी, रविंदर शर्मा ने, और इसने भी, बल्कि इसके दोनों भाइयों ने मुझे गालियाँ नहीं दी। मेरे को भी देखो सच बताना है आप लोगों को, मैं कहने को तो मैं तीनों भाई का नाम ले दूँ, पंकज भाई का भी नाम ले दूँ, नीरज भाई का भी ले दूँ, लेकिन जिसने मुझे गाली दी एक पुष्पी ने बहुत अपमान करा और इसके पापा ने करा। दोनों बराबर के टक्कर के थे जो मुझे गंदी गंदी गालियों से आलोचना देते थे। और जो फिर दूसरे नंबर पे आ गई इनकी मम्मी और सत्यम की मम्मी।
ठीक है, इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि हमें आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखता था। लेकिन मैं फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझने के चक्कर में मैं जिंदा रही, अपने आप को जिंदा रखा। चाहे भले मेरे को क्रॉनिक इंसोमिनिया हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तनाव रहा, स्ट्रेस रहा, आंसू रहे, दर्द रहा, ठीक है, चेस्ट पे पेन रहा, मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बहन हिमानी के लिए जिंदा थी कि इसके साथ कोई गलत ना कर दे। और उन दिनों में ये देखो, जब मेरा ये टीम वर्क ने काम करके मेरे को पापा की डेथ के बाद ये मकान खाली करवा के दिया, चाहे वो डरा के दिया, धमका के दिया, उन्होंने मुझे पापा की डेथ के बाद मकान खाली करा के दे दिया था। तो वो एक आशीर्वाद और एक खुशी मेरी फैमिली को होनी चाहिए ना, मेरी दादी को, मेरी बुआ को होनी चाहिए ना। वो इन लोगों का मुंह इतना बड़ा बड़ा सूज गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि मकान खाली हो गया। जो 40 साल से कभी चाचा कब्जा खाली नहीं करता था, वो गुड़िया ने, यानी कि मैंने या मेरी टीम वर्क ने या महादेव की कृपा से पापा की डेथ के बाद, अफसोस यही हुआ कि पापा की डेथ के बाद वो खाली हुआ। चाचा ने कब्जा छोड़ दिया था और वो हमने अंडरटेकिंग ले ली। जब वो खाली होना था तो खाली हुआ तो दादी और बुआ को मच गई चुल, और चाचा ने कहा जब मैं खाली करके दे रहा हूँ तो मेरी एक शर्त है कि मैं अपनी तरफ से दीवार करूँगा, मैं दीवार करूँगा। और चाचा ने मटेरियल मंगा करके दीवार कर दी थी। तो अचानक से दादी आ गई और दादी ने विवाद डाल दिया कि मेरे होते हुए तुमने दीवार कैसे कर ली इस मकान में, इसे तोड़ो। तो चाचा से जिद में बहुत बहस हुई और उन्होंने धमकी दी चाचा को, मेरी दादी ने, कि मैं तो गंगा जी में मर जाऊंगी कूद करके और मैं नाम तेरा लगा दूंगी कि मैं तेरी वजह से मरी। चाचा तो घबरा गया। चाचा ने मिस्त्री दोबारा लगाया और खटर पटर करके दीवार नीचे गेड़ करके फिर दोबारा इन्होंने गेट लगा दिए। ठीक, आखिर क्या था मकसद जान लीजिए, क्योंकि अंदर ही खाने घुस करके मेरी माँ का गला घोट करके मारना था इन लोगों ने। आगे क्या इसका भी असर डाला जाएगा, क्योंकि बाहर से तो ये मेरे घर में घुसेंगे नहीं, क्योंकि इनको दिखाना ही नहीं था कि हम तो अपनी बहू से बोलते ही नहीं है, हम तो अपनी भाभी से बोलते ही नहीं है। लेकिन अंदर ही खाने जब गेट खुलेगा तो अंदर खाने हम कब इसको मार देंगे तो पता भी नहीं लगने का, नाम गुड़िया पे लगा देंगे। ये है हमारी अरोड़ा फैमिलीज, इनके सब सबूत डाले जाएंगे। आप क्या सोच रहे कि मैं जो आपके सामने बात कर रही हूँ कि मेरे पास एविडेंस नहीं, मैं एविडेंस भी दूंगी। इन्होंने ये खेल रचा और फिर मेरे जिस तरह से ये मकान खाली हुआ तो इन्होंने मुझे, कुछ मेरे दोस्तों ने, कुछ मित्रों ने तो मुझे अप्रिशिएट दिया, उनके लिए थैंक यू। उन्होंने कहा यार चलो तुम्हारा को हिस्सा तो मिला, लेकिन चाची की तो आग लगनी ही लगनी थी, बड़ी अच्छी आग लगी होगी इनको। और लेकिन जो बुआ दादी को मुझे अप्रिशिएट देना चाहिए था, जो प्यार देना चाहिए था, वो नहीं दिया। इनके भी मुंह बन गए हाई मकान क्यों खाली हो गया। और फिर एंड में इन्होंने कुछ नहीं मिला, अप्रिशिएट तो किया नहीं, तारीफ तो किए नहीं, आशीर्वाद तो दिया नहीं, इन्होंने एक कलंक लगा दिया कि नितिन चौधरी से चक्कर है इसका, वो इसका यार है, वो इसका आशिक है। तभी तो इसके कहने पे जो एक हमारा विनोद भाई 40 साल से कब्जा नहीं खाली करता था, और जब हमने बंटवारे कर दिए लिखित में, और उसके बाद भाई के जाने के बाद ईशा ने कैसे रूम खाली करा दिए, क्योंकि ये रंगीन होके आई है चौधरी साहब के साथ होटल में। माफ़ी चाहती हूँ चौधरी साहब, थोड़ा खुलकर मुझे बताना पड़ रहा है अपनी, ये भी एक ज़िंदगी से जुड़ा सच, लेकिन ये मेरी बुआ के लगाए हुए आरोप थे। जब अपने ही जो अपना लगता है वो ही तो ठगता है, जो अपना लगता है वो ही तो ठगता है, बस यही कहना है ये दुनिया मतलब की, ये दुनिया मतलब की। अपने रिश्तेदार जब आप पे उंगली और उठाते हैं, जब इनको ये लगता है कि कमी निकालने के लायक तो कुछ मिल नहीं रहा, तारीफ हम कर नहीं सकते, उसमें हमारी जीवा को दुख होता है, आत्मा को दुख होता है, तो क्यों ना इसके चरित्र पे ही दाग लगा दो कि ये धंधा करती है, इसीलिए ये रूम खाली हुए हैं। जब अपनों ने ही मेरे ऊपर अंगारे डाल दिए तो बाहर वाले तो अपनी रोटियां सेकेंगी। क्यों बुआ जी, सही कहा ना, आपने जो जो किया है ना, आपके एक एक कर्म आपके आगे आएंगे, और मेरे पिताजी खासकर तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं अब। बस मेरे पिताजी और चाचा दोनों मुझे समझाते थे कि ये ना इन बुआओं से कम लगाव रखा कर,
ये कब डसले कुछ नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना, जिन बच्चों ने माँ बाप की बात ना मानी हो तो वो बच्चे बर्बाद ही होते हैं। लेकिन हम भी पापा की बात नहीं मानते थे। हमने सोचा, हमारी मम्मी भी हमें मना करती थी बुआ से बोलने के लिए। हमने सोचा मम्मी हमारी क्यों नहीं जाने देती बुआ के पास, क्योंकि बुआ उस वक्त हमसे बहुत मीठा मीठा बोलती थी। मीठा मीठा बोले और घर घर वो क्या कोई कहावत है ना, मीठा मीठा बोले और चाय में फिर जहर घोले, वही वाली बात हो गई थी। तो हमें तो जब माँ से रोज मार पिटाई गाली मिलती थी तो हमें लगता था हमारी बुआ हमारे वेल विशर है। लेकिन आज इतने साल बाद ये पता लग रहा कि ये तो मेरे पापा के पाले हुए सांप है, आस्तीन के सांप, जो इन्होंने अब साबित भी कर दिया कि दोनों बेटियों को घर से निकाल करके बैठे हैं चुप। देखिए वो जो कर्मा है ना, वो पीछा नहीं छोड़ता। मेरे पापा ऊपर ही बैठे हैं ईश्वर के पास, तुम्हारा वो नाश करेंगे ना, याद रखना। क्योंकि कभी उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरे पापा के जाने के बाद आप लोग हमारे साथ ऐसा करोगे। शर्म आती है अब बुआ कहने में अब, और बुआ के बच्चों को भी, जिनको हमने इन हाथों से उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए राखी बांधी थी, वो भाई भी आज चुप बैठे हैं, बहनों का तमाशा देख रहे हैं। कोई बात नहीं, समय की बात है, आज हमारा आया कल तुम्हारी बारी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए सच के साथ। बने रहिए आप। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, हरिद्वार उत्तराखंड से।